हेलो देयर, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मुझे पता है आप देख करके आगे हो वीडियो का टाइटल थंबनेल कि भाई इतना जल्दी सजेस्टेड आंसर डाल रहे हैं सर आप। तो हाँ जी, सजेस्टेड आंसर बहुत जल्दी बन गया था इनफैक्ट। एट द टाइम व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो दिस इज 16th और मैं ये डालूंगा 18th को, ऑब्वियसली एग्जाम खत्म होने के बाद में। सो यू आर वॉचिंग इट आफ्टर 2 days, बट मैं रिकॉर्ड पहले कर चुका हूँ और एसएफएम का पूरा पेपर सॉल्व कर चुका हूँ। एवरीथिंग ऑब्वियसली लास्ट का एक थ्योरी वाला क्वेश्चन छोड़ करके एवरीथिंग इज सॉल्व। कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ क्योंकि जरूरी है। सजेस्टेड आंसर हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सजेस्टेड आंसर में कहीं कोई भूल चूक हो ही सकती है। सीएमए इंस्टीट्यूट की थोड़ी टिपिकल आदत है थोड़े सवालों को अपने स्टाइल से बनाने का, कभी कुछ अजम्पशन लेने का, कभी कुछ करने का, जो कि मेरे अजम्पशन से डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितने भी सजेस्टेड आंसर्स आप देख रहे हैं ये आप अपनी लेवल पे समझदारी के लिए समझिए, लेकिन इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स का वेट कीजिए फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन। कुछ एक क्वेश्चंस में मैंने एक्सक्लूसिवली लिख लिया कि भाई इसमें तो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर का मुझे भी इंतजार है, बट अदरवाइज हर ही क्वेश्चन के लिए सीएमए इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर जब भी आएगा वो तब तक हमें उसका इंतजार करना होगा। बट एज ऑफ नाउ मैं अपने लेवल पे जो कुछ आंसर्स आपके लिए लेकर के आ पाया वो सारे आंसर्स आपके लिए इस पूरे वीडियो में हैं। ऑब्वियसली सारे के सारे टाइम स्टैम्प किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर्स के साथ में मेरे सारे आंसर्स। तो अगर आप नीचे टाइम स्टैम्प्स जाकर के पिन कमेंट में चेक करेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब लगातार मिल रहे होंगे। शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो अपना जो फाइनल का एग्जाम अभी हुआ जून 2025 वाला पेपर मेरे हिसाब से एवरेज था, मीडियोकर टाइप का पेपर था। एंड इसमें एमसीक्यूज में पहले डिस्कस करके जा चुका हूं। तो एमसीक्यूज क्या थे क्या नहीं थे उसके लिए मैंने एक इनिशियल पेपर रिव्यू बना करके डाल दिया था। पहले 15 पूरे एमसीक्यूज डिस्कस हो गए थे। इसको मैंने अपने सजेस्टेड आंसर्स का जो अपना पीडीएफ है, बाय द वे ये पीडीएफ भी डाउनलोडेबल है, तो आप नीचे से जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं उस पीडीएफ को। तो ये जो सजेस्टेड आंसर वाला पीडीएफ है उसको उसमें मैंने एमसीक्यू के आंसर्स डाले हैं, सो आप वहां से जाकर के आंसर्स जरूर से चेक करें। अभी फिलहाल हम सीधे सेक्शन बी में चलेंगे और सेक्शन बी के एक एक क्वेश्चन का जवाब देने का चेष्टा करेंगे। आओ जी शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर्स ये रहे, आप देख सकते हैं। एज यू कैन सी सजेस्टेड आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू के सबके जवाब है। एंड फिर सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। सवाल ऑब्वियसली समझाना पड़ेगा, तो मैं सवाल समझाऊंगा और उसके बाद में हम उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है जोडियक लिमिटेड का, which had purchased a machine 4 years ago for 4,80,000 rupees having total useful life of 8 years। यानी 4 साल बीत गए, 4 साल अभी बाकी है। जीरो सैल्वेज वैल्यू थी इसकी। एंड 8 साल में अगर ये डेप्रिशिएट होना था अंडर एसएलएम बेसिस तो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 60,000 रुपीज। अब आप कहेंगे कैसे आया ये, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 8 years दैट विल गिव यू 60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन। इसके आगे बोला मशीन को रिप्लेस करेंगे, नई मशीन के डिटेल्स दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज रिपोर्टेड टू बी 12 लाख रुपीज, जबकि वेंडर बोलता है कि अपने को ओल्ड मशीन का 2,40,000 रुपीज दे देगा, लेकिन उसको डिसमेंटल करने का और रिमूव करने का 40,000 और लग जाएगा। यानी नेट नेट कहें तो 2,40,000 का नया मशीन है, लेकिन उसमें 40,000 रुपीज खर्चा हो जाएगा। सो सैल्वेज मतलब 2,40,000 में ओल्ड मशीन जा रहा है और नया मशीन 12 लाख का है, तो सैल्वेज में 2 लाख रुपीज मिलेगा प्लस नए मशीन को खरीदने के लिए 12 लाख लगने वाला है। तो नेट नेट हमारे जेब से 10 लाख रुपीज लगेंगे। कैसे लगेंगे फिर से समझ लो। नया मशीन 12 लाख रुपए का है, पुराना मशीन 2,40,000 का है जिसमें 40,000 का खर्चा हो जाएगा। सो यू विल गेट ओनली 2 लाख रुपीज एज इनफ्लो एज सैल्वेज ऑफ द ओल्ड मशीन। तो आपका नेट नेट 10 लाख रुपीज का खर्चा होगा। फिर बोला है जो आपका 12 लाख रुपीज है उसका 80% ऑफ द नेट परचेज विल बी डन ऑन द डेट ऑफ परचेज, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे, एंड रिमेनिंग एट द एंड ऑफ 1 ईयर यानी t इज इक्वल टू 1 पे। सो क्लियरली अगर मैं बोलूं तो 12 लाख का 80% होता है 9,60,000 रुपीज। सो दैट विल बी स्पेंट एट t इज इक्वल टू 0। बाकी जो हमारा 20% है विच इज 2,40,000 रुपीज दैट विल बी स्पेंट हियर। अच्छा बाय द वे एक चीज है यहाँ पे ये पकड़ने वाली बात, नेट वर्ड है, यह भी मैंने नोटिस भी किया और ऑब्वियसली सॉल्यूशन में भी मैंने किया हुआ है। नेट वर्ड का मतलब यह है कि आपका खर्चा तो यार 10 लाख रुपए का ही था ना। आई नो द न्यू मशीन कॉस्ट 12 लाख, लेकिन पुरानी मशीन में 2 लाख रुपीज नेट में अपने को मिल रहा है, तो अपने जेब से तो 10 लाख रुपीज नेट इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इस नेट इन्वेस्टमेंट का 80% आप इन्वेस्ट करोगे t इज इक्वल टू 0 पे एंड 20% एट t इज इक्वल टू 1 पे। सो 9,60,000 और 2,40,000 नहीं आएगा, देन इट विल बी 8 लाख एंड 2 लाख। So 8 lakh will be spent at t is equal to 0 while 2 lakh will be spent at t is equal to 1। अब हमने वो बोला है नया मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20% अंडर WDV मेथड।
यूजफुल लाइफ ऑफ द न्यू मशीन इज 4 years एंड उसका एक सैल्वेज वैल्यू भी है एट द एंड ऑफ 4 years। ठीक है, हमको तो WDV मेथड फॉलो करना है, सो 20% करके हम डेप्रिशिएट करेंगे। एनुअल इंक्रीमेंटल सेल्स एट 12,25,000 रुपीज, कॉन्ट्रीब्यूशन है 50% एंड इनडायरेक्ट मेथड है सॉरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है 1,18,750। जाहिर सी बात है ये PBDT निकालने के लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे फिगर्स। इसके अलावा एडिशनल वर्किंग कैपिटल 2,50,000 का लगेगा बिगिनिंग ऑफ T इज इक्वल टू 0 पे एंड T इज इक्वल टू 3 पे आपको और 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि सब कुछ आपको 4th ईयर के एंड पे मिल जाएगा। टैक्स रेट 30% है और कैपिटल गेन को इग्नोर करना है, विच इज द बेस्ट पार्ट। कैपिटल गेन नहीं होने की वजह से टेंशन खत्म हो गया। अपने को यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है उसमें 12% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेकर के डिस्काउंटिंग करनी है। इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिया हुआ है, तो आंसर एग्जैक्ट मैच होगा आपका एग्जाम में। आपका आंसर थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाएगा इफ यू विल यूज दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। नाउ अब ऑब्वियसली सवाल को अच्छे से पढ़ने वाला आदमी ये सोचेगा कि ये सवाल आराम से अच्छे से बन जाएगा। आई डाउट दैट। ये एक सवाल है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विच माइट अपीयर इन द CMA सजेस्टेड आंसर्स एज वेल, और उसकी वजह से सबके नंबर कट सकते हैं इस सवाल में। आप कहेंगे क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसा? मैं बताता हूं आपको। ये सेम क्वेश्चन आया था CA इंटरमीडिएट आई थिंक मई 2023 में, ये इस टर्म में आया हुआ है। और इस टर्म में एक बहुत बड़ी गलती करी थी CA इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर में, जो कि आई एम अफ्रेड कि वो सेम गलती कंटिन्यू हो सकती है CMA के सजेस्टेड आंसर्स में भी। और वो गलती कहां है पता है? वो गलती यहां है कि ये जो नई मशीन है इस पे जो डेप्रिसिएशन है 20% का ऑन WDV मेथड, इसकी शुरुआत टेक्निकली होनी चाहिए 12 lakhs पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन क्या है? Cost of new machine is 12 lakhs. So 12 lakhs का 20% should be depreciation for the first year and follow on होना चाहिए उसके बाद। बट CA के सजेस्टेड आंसर्स में भी शुरुआत अनफॉर्चुनेटली 10 lakhs पे कर दी थी। और आप कहेंगे 10 lakhs का फिगर कहां से आया? ये 10 आया यहां से नेट इन्वेस्टमेंट वाला वैल्यू। तो एक बहुत बड़ी गलती है सजेस्टेड आंसर्स में, मैं क्लियरली कहता हूं ये एक बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी चार्ज ऑन नेट इन्वेस्टमेंट बट ऑन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इज 12 लाख रुपीज। तो ये एक भरपूर गलती है। मैं जो आपको सजेस्टेड आंसर करवा रहा हूं वो एज पर व्हाट आई थिंक सजेस्टेड आंसर आएगा उसके हिसाब से कराऊंगा, बट उसमें जो गलती है उसको मैंने एक नोट में लिखा है। कहां सर सॉल्यूशन दिखाई दो आप? तो लो जी सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 10 lakhs तो हमने दिखा दिया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे आया। बहुत सिंपल है, नई मशीन 12 लाख रुपीस की है और 2 लाख रुपीस हमको मिल रहा है ऑन सेल ऑफ द ओल्ड मशीन, 2 लाख 40 माइनस 40,000 करके। तो ये तो 10 lakhs एकदम सिंपल है, लगभग सबका आ भी जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा इसका स्प्लिट भी हमने बता दिया। शुरुआत में हमने 80% किया और बाद बाकी 20% अगले साल किया, तो 2 लाख रुपीस ईयर 1 पे किया। अब हम लोग जब डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो आप देखिए डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन का स्टार्ट किया हमने 10 लाख रुपीस पे। दिस इज रॉन्ग, ये 10 पे नहीं होना चाहिए था, ये 12 lakhs पे होना चाहिए था, बिकॉज कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज 12 lakhs नॉट 10 lakhs। तो ये गलती है। और इसी चीज के ऊपर मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, यहां लिखा है टेक्निकली डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन शुड स्टार्ट एट 12 लाख रुपीज नॉट 10 लाख रुपीज। नेटेड कॉस्ट जो है उस पे नहीं होना चाहिए। However, this question came in CA Inter May 23 and its suggested answer seems inaccurate. I am afraid the same mistake would be repeated in the CMA by the CMA Institute too. मतलब सेम ही suggested answer copy paste होगा, और होगा तो ये वाली गलती शायद फॉलो अप होगी। ऐसे में आप लोगों ने शायद 12 लाख रुपीस पे डेप्रिसिएशन शुरू किया होगा, मोस्ट लोगों ने वैसे ही किया होगा। अनफॉर्चुनेटली नंबर कटने वाले हैं। आई होप CMA इंस्टीट्यूट इसको ठीक कर दे, बट मुझे लगता है उसके चांसेस बहुत कम है। जो भी आंसर है वो इस हिसाब से आना चाहिए। और आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं यू कैन गो टू द CA इंटर May 2023 वाला पेपर एंड यू कैन फाइंड दैट आउट, सजेस्टेड आंसर आपको मिल जाएगा। एनीवेज, इस तरह से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए देखा है। न्यू मशीन पे 2 लाख 160 128 102 400 ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है बेस्ड ऑन WDV मेथड ऑन द इनिशियल वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज। एंड हमारे पुराने मशीन पे 60,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा था, वो तो क्लियर था ही। तो यहाँ पे हमारे पास में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आ गया है। अब हम क्या चीज का इंतजार कर रहे हैं? वी आर वेटिंग टू फाइंड द चेंज इन PBDT इंटू 1 माइनस टी एंड देन फाइनली उसका प्रेजेंट वैल्यू भी निकालेंगे हम। तो ये कैसे हो रहा है देखिए प्लीज। हमारी सेल्स बढ़ रही है 12,25,000 से, कंट्रीब्यूशन इज 50% ऑफ दैट, एंड हमारा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि हमारा फिक्स कॉस्ट है वो भी दिया हुआ है इन लैक्स, और हमने उसको आफ्टर टैक्स करके यहाँ पे कैलकुलेट किया। हर साल बेसिकली नई मशीन ऐड करने की वजह से अवर PBDT will increase by 3,45,625 on after tax basis.
तो ये हमको 4 साल बेनिफिट देगा, तो हमने 4 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को जोड़ दिया और जोड़ करके यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया विच इज 10,50,009। तो इस हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीबीडीटी इंटू 1 माइनस टी आएगा। इसके अलावा आपका जो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आ रहा है हर साल का, उसका भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू किया है। हमारे डेप्रिसिएशन के हर साल के डिफरेंसेस यहाँ हैं, इन डिफरेंसेस की प्रेजेंट वैल्यू कराया ताकि इससे हम पीवी ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड निकाल पाए। तो आप देखिए हमने जो भी डेप्रिसिएशन है उनका प्रेजेंट वैल्यू किया एडिशनल डेप्रिसिएशन का, और फिर उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ चेंज इन डीटीएस। अब फाइनली इन दोनों अमाउंट्स को जोड़ेंगे टू फाइंड द चेंज इन एनुअल कैश फ्लोज, ठीक है, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश फ्लोज। सैलवेज भी हमने यहाँ कंसिडर किया, नई मशीन पे हमको 1 लाख रुपीस का सैलवेज मिलेगा, उसको भी हमने यहाँ कंसिडर कर लिया है। एंड वर्किंग कैपिटल का रिफंड मिलेगा हमको, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू में हमने कंसिडरेशन कर लिया। लास्ट में एनपीवी निकालते वक्त देखो हमने क्या क्या किया, पीबीडीटी इंटू 1 माइनस टी का जो प्रेजेंट वैल्यू आया उसको हमने कंसिडर किया, हमारा डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड में जो भी प्रेजेंट वैल्यू आया उसको हमने कंसिडर किया, सैलवेज हमको लास्ट में मिला उसका प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर किया, वर्किंग कैपिटल का रिफंड मिला उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया। सो ऑल दीज आर अवर इनफ्लोज। अब बात करते हैं हम लोग आउटफ्लोज के बारे में। आउटफ्लोज में दो मेजर तरह के आउटफ्लोज हैं। नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि 8 लाख एंड 2 लाख का स्प्लिट है, एंड वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि आपका फर्स्ट ईयर का है, शायद 2 लाख और फिर 3 लाख ऐसा कुछ करके है। तो आप देख सकते हैं 2.5 लाख का वर्किंग कैपिटल है और नेक्स्ट ईयर का है 3 लाख रुपीस का। तो पहले साल पे हमने किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू फॉर्म में है, और दूसरे साल को हमने प्रेजेंट वैल्यू फॉर्म में लेकर के आया। उसी तरह वर्किंग कैपिटल भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो एट ईयर एंड 1, तो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू फॉर्म में हमने कंसिडर किया हुआ है। इन सबको कंसिडर करने के बाद में नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 79,740, विच आई थिंक शुड बी द फाइनल आंसर इवन इन द सीएमए सजेस्टेड आंसर्स एज वेल। तो ये था डिस्कशन अराउंड एनपीवी, एंड ऑब्वियसली लास्ट में डिस्कशन यही है कि क्योंकि एनपीवी ग्रेटर देन 0 है, वी विल रिप्लेस द मशीन विद द न्यू वन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, या ऐसे कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2A, कैपिटल बजटिंग। आई वुड से ऑन स्टैंडर्ड लेवल अ लिटिल आई वुड से एवरेज और अबव एवरेज, और गलती अगर हम कंसिडर करें तब तो बहुत बड़ी गलती है भैया। जो यहाँ पे एक सजेस्टेड आंसर में गलती है, 10 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, वो अपने आप में ज्यादा माथापच्ची वाला बात है। तो इस वजह से मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2A ओवरऑल चांसेस ऑफ स्कोरिंग हियर वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। यहाँ पे कोई ना कोई गलती या तो आप कर देंगे या तो पीछे कोई सिस्टम की गलती है, तो सिस्टम की गलती का मार्क्स कटेगा लगभग सबका। क्वेश्चन नंबर 2A मेरे हिसाब से वर्डिक्ट यही है, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2B में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2B की बात करें तो सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल यहाँ पे बोल रहा है डेक्सटन लिमिटेड है जो कि एक लीजिंग कंपनी है, इसने अग्री किया टू लीज एन एसेट फॉर 4 इयर्स। ये एसेट को खरीदने का लग रहा है 300 लाख, कोई सैलवेज वैल्यू मिलेगा नहीं, डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे होगा, तो हर साल का डेप्रिसिएशन होगा 75 लाख का। आगे अपने को रेंटल को सजाने के लिए बोला इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, एंड आपको बोला है कि अपना पोस्ट टैक्स जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो है 10% का। अपने को इन्फ्लेशन भी कवर करना है 2%, वो भी कवर करेंगे, तो इट विल इफेक्टिवली बिकम 12%। इफेक्टिव टैक्स रेट है 35%। तो सवाल जो देख करके समझ में आ रहा है, आपको सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालना है, विच इज फेयरली इजी। 300 लाख का आपका एसेट है, आप उसको डेप्रिशिएट करोगे तो डेप्रिशिएशन का जो भी डीटीएस बन रहा है आपका, उसका प्रेजेंट वैल्यू करके आप अपने कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए व्हाट इज योर नेट कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। फिर नेट कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को इक्वेट करना है विद लीज रेंटल्स, एंड फाइनली लीज रेंटल्स का पता लगाना है। क्या ये हो सकता है? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आसान सवाल था, होना चाहिए था सबसे। कैसे होता है ये? बहुत सिंपल, आप देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले नेट कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकाला। जो हमारा एसेट है वो तो 300 लाख का है, लेकिन हम उसको हर साल डेप्रिशिएट करेंगे तो 75 लाख विल बी डेप्रिशिएटेड एवरी सिंगल ईयर। 35% इज द टैक्स रेट, सो वी हैव कैलकुलेटेड डीटीएस। इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास में आ जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीटीएस। करेक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। डन। एंड 12% का यहाँ पे हमारे पास में सारा फैक्टर्स दिया होता, तो उसको भी हमने कंसिडर किया है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 4 साल ही हमने कंसिडर किया है। क्लियर, वी हैव कंसिडर्ड ओनली 4 इयर्स। ये 5th ईयर का फालतू में दिया हुआ था, इसको हमने कंसिडर नहीं किया। तो 4 साल के प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया अपने डीटीएस को टू गेट ओवर पीवी ऑफ डीटीएस, एंड नेट कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आया 220.2525। ठीक है, फिर हमने लीज रेंटल्स को माना 2x, 2x, 1x एंड 1x। इन सबको आफ्टर टैक्स करके प्रेजेंट वैल्यू किया। तो आप देख सकते हैं आफ्टर टैक्स कैसे किया, 2x लिया,
उसको प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड वाले में सेम काम, थर्ड वाले में सेम काम, फोर्थ में सेम काम, फिर आफ्टर टैक्स करने के लिए सबको टोटल में मैंने 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई किया. Tax rate being 35%, we are multiplying this by 1 minus 0.35. Clear? चलेगा? So ये हमने काम किया in order to calculate our lease rental after tax. फिर जाहिर सी बात है इन दोनों को इक्वेट करके हमने x का पता लगा लिया है. x का वैल्यू आया 71.6688. फिर उससे अपने 2x, 2x, x और x का वैल्यू पता कर चुके हैं. सो 2:1 के रेशियो में लीज रेंटल्स बन जाएगा. ये अपने फाइनल आंसर्स होने चाहिए. प्लीज एक बार रिव्यू कर लें. डन. मैं फिर कह देता हूं, ये सारे के सारे आंसर्स जो मैंने सॉल्व किए हैं, ये सारे के सारे आंसर्स आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूं जहां पे ये आपका अपलोडेड है सजेस्टेड आंसर. जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, एट द सेम टाइम उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यार, बहुत ही बचकाना सा सवाल था, मेरे हिसाब से फ्री के नंबर थे. अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A में. अब क्वेश्चन नंबर 3A को लेकर के ना बहुत बखेड़ा पैदा हुआ है. बच्चे बोल रहे हैं सर ये कैसे बनेगा, सर ये कैसे बनेगा. मेरे हिसाब से इसमें बखेड़े वाला कोई बात नहीं था. हमने इस तरह का सवाल किया हुआ है पहले प्रैक्टिस. ये 2 प्रोजेक्ट की कहानी है जिनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीस और इनके सीफैट दिए हुए हैं, यानी कि कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स दिए हुए हैं. सो प्रोजेक्ट टाइटन के लिए कैश फ्लोज और उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोजेक्ट ओरियन के लिए कैश फ्लोज और उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है. यहाँ पे अपने को बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, सो डिस्काउंटिंग के लिए 9% यूज करना था. एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया हुआ था 2.513 का. जाहिर सी बात है बहुत आसानी से ये सवाल बनने वाला था. हमको यहाँ पे एनपीवी तो निकालना ही था. वी हैड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से डिसाइड करना था कि कौन से प्रोजेक्ट में जाना है, प्रोजेक्ट ओरियन में या फिर में प्रोजेक्ट टाइटन में. तो किस में जाना है ये डिसाइड करना था. सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो अगर आप यहां सॉल्यूशन देखेंगे तो मैंने टाइटन के लिए वर्किंग करी है. टाइटन के कैश फ्लोज, उनकी प्रोबेबिलिटी एक जगह लिखी, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकाला. फिर आप देख सकते हैं मैंने हर एक साल के कैश फ्लो में से एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को माइनस किया है एंड इसको स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है. सो दिस इज टिपिकली डन फॉर द फॉर्मूला व्हिच इज पीआई ब्रैकेट के अंदर xi माइनस x मीन होल स्क्वायर. तो हमने इसको फॉलो किया, फॉलो करके इसकी वैल्यू निकाली. इसका जो टोटल आएगा उसको हम कहते हैं वेरिएंस. क्या कहते हैं? वेरिएंस. और इस वेरिएंस का अंडर रूट करके हमने निकाल लिया यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी. जहां तक बात है एनपीवी का, तो हमारे हर साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है 2,77,000 रुपीज. उसको अगर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करें तो वी विल गेट अवर एनपीवी. क्लियर? ये हो गया फॉर प्रोजेक्ट टाइटन. इसके अलावा हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल लिया जिसका फॉर्मूला होता है एसडी बाई मीन. सो एसडी है 93,011 डिवाइडेड बाई मीन विच इज 2,77,000. बड़े आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया सीवी का वैल्यू. एकदम सिमिलर फ्रंट में हमने ओरियन के लिए भी एकदम सेम काम किया, कोई डिफरेंस नहीं है. इधर भी हमने एनपीवी, एसडी और सीवी निकाल लिया. लास्ट में हमने सारे आंसर्स को ठीक से लिखा है. आप देख सकते हैं मैंने एनपीवी को ठीक से प्लॉट किया है, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक से बताया है, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी ठीक से बताया और लास्ट में ये भी बताया कि इन दोनों में जो कम वैल्यू आती है, सीवी जिसका कम होता है वो बेटर प्रोजेक्ट होता है. क्योंकि सीवी की वैल्यू टाइटन की कम है तो हम कहेंगे टाइटन इज बेटर. अब देखो यहाँ गलत लिख दिया ना मैंने, ओरियन लिख दिया, तो ये देखो गलती है, इसको प्लीज ठीक कर लेना. दिस इज टाइटन इज बेटर. ठीक है, दिस इज नॉट ओरियन बट टाइटन इज बेटर. क्लियर? सो ये हो गया अपना टाइटन. क्यों सर? इसका वैल्यू कम है ना, तो लोअर द बेटर होता है, लोअर द बेटर. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे माफी चाहता हूं, मैंने हड़बड़ में यहाँ ओरियन लिख दिया. ये होना चाहिए टाइटन इज बेटर बेस्ड ऑन सीवी, लोअर द बेटर होता है. एंड आप इसको प्लीज ठीक कर लेना, ओरियन की जगह टाइटन लिख लेना. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ. 3A मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, फ्री के नंबर मिल रहे थे, लेना चाहिए था हर किसी को. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3B में. नाउ दिस क्वेश्चन केम एज अ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज. हालांकि बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं था. दिस क्वेश्चन केम एज अ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज. सवाल क्या था? सवाल में अपने को एक शेयर प्राइस दिया हुआ ऑलरेडी 172.45 का. फिर आगे अपने को बोला है कि कंपनी इज प्रपोजिंग अ डिविडेंड ऑफ 6 रुपीज एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2025. यानी अगले साल के एंड पे अपने को डिविडेंड मिलने वाला है 6 रुपीज का.
डिविडेंड उसके बाद 20% करके ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट 4 years. देयर आफ्टर द ग्रोथ अंटिल द नेक्स्ट 3 years विल डिक्लाइन लीनियरली बाई 1% पर एनम. क्लियर? और फिर बोला है अपने को इट विल स्टेबलाइज एट अ सर्टेन ग्रोथ रेट. वो सर्टेन ग्रोथ रेट क्या है वो हमको पता लगाना है. सो ये सर्टेन ग्रोथ रेट हमको पता नहीं कितना ग्रोथ रेट होगा, और 20% का रेट ऑफ रिटर्न अपने को दिया हुआ है. तो एक बात एकदम समझो, हम आमतौर पे इस सवालों में क्या करते थे, हमारे पास डिविडेंड्स होते थे और सर्टेन ग्रोथ रेट भी होती थी, कांस्टेंट ग्रोथ रेट भी होती थी, तो उससे हम P0 ढूंढते थे. करेक्ट? इस बार अलग क्या किया, इस बार इन्होंने P0 दे दिया अपने को और इन्होंने डिविडेंड्स का कुछ आपको ज्ञान दिया है. लास्ट में जो आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगा वो हमको यहां पे पता करना है. कैसे होगा पता? बढ़िया है, हो जाएगा आराम से पता, कोई मुश्किल नहीं है. इसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे. और इसका क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड है विद क्वेश्चन नंबर 1 कि आपका ग्रोथ रेट जो भी आएगा वो आप अपनी एक्सपेक्टेशन से मैच कराओगे. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकला जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है तो आप कंपनी के शेयर को परचेज करोगे. यही क्वेश्चन पूछ रहा है. सो बेसिकली आपको ये देखना है कि आपके हिसाब से जो स्टेबल ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन है वो है 15% की. अगर आपका एक्चुअल स्टेबल ग्रोथ रेट 15% से ज्यादा आया देन दैट कंपनी इज अ बेटर कंपनी फॉर यू एंड इन दैट केस यू शुड बी परचेजिंग द शेयर. सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है यस परचेज. बस यही है इसका आंसर. बट ऑब्वियसली ये यस परचेज लिखने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. कैसे होगा ये, आइए देख लेते हैं. सो अगर आप यहां देखेंगे तो मैंने यहां डीपीएस का प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनाया है. ईयर 1 से लेके मैंने ईयर 8 तक का काम किया है. इसमें पहले 4 साल तो ग्रोथ रेट 20% करके है तो वो तो हमने कंसिडर किया. फिर 3 साल तक उसकी लीनियर ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रही है तो उसको भी हमने यहां कंसिडर कर लिया है. और 8वां साल इसलिए क्योंकि टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा डिविडेंड अपने को चाहिए होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव गॉट अवर डिविडेंड्स हियर. वो डिविडेंड्स हमने यहाँ पे 20% के हिसाब से लिया है. पहला डिविडेंड हमारे पास पहले से था तो उसके लिए हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, और उसके आगे के जो डिविडेंड्स हैं उन सबको हमने 20% के हिसाब से कैलकुलेट किया है. 5th ईयर 6th ईयर और 7th ईयर में ग्रोथ रेट को लीनियरली गिरने दिया. तो 20 का अगला हो गया 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17 एंड अकॉर्डिंगली इनके डिविडेंड्स कैलकुलेट हुए हैं. यानी कि 5th ईयर का डिविडेंड निकालने के लिए हमने 10.37 लिया जो कि 4th ईयर का डिविडेंड था और उसमें 19% का ग्रोथ लगाया तो वो आया अपने पास में D5 का वैल्यू. फिर D5 से D6 में 18% का ग्रोथ रेट लगा, D6 से D7 में 17% का ग्रोथ रेट लगा, और फिर हम उससे D8 भी निकालेंगे जिसको कैलकुलेट करने में अपने को लगेगा D7 एज वेल एज अवर कांस्टेंट ग्रोथ रेट. तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कर दिया जो जो कैश फ्लोज हमें पता थे. तो यह आया 34.6. दिस इंक्लूड्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स 1 टू लेकर डिविडेंड 7 तक. तो हमने यहाँ क्या किया, P0 को लिखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DTS प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू. तो DTS यानी D1 से लेकर के D7 तक का प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 34.6, वो तो हमने कंसिडर कर लिया. जो हमारा टर्मिनल वैल्यू है वो हमको कंसिडर करना है, और वो टर्मिनल वैल्यू के लिए हमने लिया है D7. वी हैव ग्रोन दैट बाय द कांस्टेंट ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ रेट. तो हमने यहाँ पे जो जो चीज हमें पता थी वो हमने लिख लिया, और जो नहीं पता थी जैसे कि ग्रोथ उसको जी ही रहने दिया. जाहिर सी बात है इसको अच्छे से सॉल्व करना है. सॉल्व करना अपने आप में चैलेंजिंग है, इतना इजी नहीं है. स्टेप सारे दिए हुए हैं. ग्रोथ रेट लास्ट में आ गया 16%. यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ रेट इन दिस क्वेश्चन टर्न्ड आउट टू बी 16%. क्या ये हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है? यस, हमारे एक्सपेक्टेशन जो कि 15% था उससे ज्यादा है, तो हम इस शेयर को खरीदना चाहेंगे. सो वी वुड वांट टू बाय दिस शेयर, दिस इज वर्दी टू परचेज. ये था क्वेश्चन फ्रॉम गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल या फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. क्लियर? ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3B भी. अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 4A में. 4A सबसे गजब का सवाल था जिसमें कॉलेबल और पुटेबल दोनों चीजें दे करके एकदम मस्त चमकाने वाला काम हुआ. लेकिन सही मायने में मुझे जो लगता है ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं. मैंने अपने हिसाब से बनाया है इसको, लेकिन फिर भी इसमें CMA इंस्टीट्यूट का जो भी सजेस्टेड आंसर आएगा उसको एक बार चेक जरूर करिएगा. सवाल पढ़ते हैं तब तक. तो सवाल अगर देखें तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक लीडिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसने इशू किया 25 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड. फलाना डिमकाना बहुत सारी बातें हैं. फिर अपने को बोला इसका फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज का, एनुअल कंपाउंडिंग होगी 8% करके. इसका फर्स्ट 10 years
इस पे यील्ड टू मैच्योरिटी मिलेगी, यानी कि डिस्काउंटिंग रेट आपको यूज करनी पड़ेगी 8% फॉर फर्स्ट 10 years, देन 9% फॉर नेक्स्ट 10 years एंड देन 10% फॉर नेक्स्ट 5 years। टोटल 25 years का हिसाब किताब। और ये एक जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि बीच में कोई भी कूपन नहीं आएगा। डे 1 पे वो डिस्काउंट पे इशू होगा, लास्ट में आपको उसका पार वैल्यू मिल जाएगा या जो भी डिसाइडेड वैल्यू होगा वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको डिस्काउंटिंग के लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग फेजेस में डिस्काउंट रेट्स दिए हुए हैं। यू हैव बीन गिवन 8, 9 एंड 10 और आपको जाहिर सी बात है उसको यूज करना है। ठीक है। इसके अलावा आपने को बोला है दैट बॉन्ड में 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन होगा जहां पे आपको कॉल ऑप्शन मिलेगा। कॉल ऑप्शन में ईयर 15 में कंपनी अगर चाहे या इशूअर जो चाहे वो 1,01,000 में ये बॉन्ड हमसे वापस अक्वायर कर सकती है, या फिर हमारे पास ऑप्शन रहेगा हम पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं ईयर एंड 18 पे। तब हम 80,000 में अगर मार्केट कंडीशंस वैसी हुई, बहुत खराब हुई, तो हम कंपनी को 80,000 में सरेंडर कर सकते हैं अपने इस बॉन्ड को। हमको इस बॉन्ड का वैल्यू एनालाइज करना है। इफ इशूअर इज होल्डिंग दिस टिल मैच्योरिटी, यानी ना कॉल लगेगा ना पुट लगेगा, तो इसका प्राइस क्या होगा। नंबर 2, हमको वापस वैल्यू इसका पता करना है आज के दिन जब इसका कॉल ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज होगा, तब हमारे लिए क्या वैल्यू निकाल करके लाता है ये बॉन्ड, ये हमको आज तय करना है। थर्ड है, इसका वैल्यू हमको निकालना है जब पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, हम पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तब इसका क्या वैल्यू आएगा, ये हमको पता करना है। एंड लास्ट में हमको बताना है कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेटर है। मस्त सवाल था। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड है। वो जीरो कूपन बॉन्ड या तो आप लेकर के बैठे हो, ना कॉल होगा ना पुट होगा, कुछ नहीं होगा। वो एक एम्बेडेड ऑप्शन जरूर है उसमें, लेकिन वो कभी भी ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे नहीं। तो आपको पूरे बॉन्ड में क्या रिटर्न मिलेगा ये आपको पता करना है। नंबर 2, या फिर आज के दिन उसकी क्या वैल्यू आप धारते हो मतलब क्या आज के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू आप उसकी डिटरमाइन कर रहे हो, वो आपको पता करना है। दूसरा केस है कि नहीं 15 साल बाद कॉल हो जाएगा हमारा, यानी 15 इयर्स बाद में 1,01,000 में हमारा मैंडेटरीली जो हमारा बॉन्ड है वो रिटायर हो जाएगा, तो उस पर अपने को कैलकुलेट करना है वैल्यू। और तीसरा है जहां पे 18 इयर्स बाद में ये काम होगा। तो ये काम करने के लिए इन्होंने ना इंटरेस्टिंगली काफी अच्छा काम किया है। दे हैव गिवन अस PVIF फॉर 8% फॉर 5 years, 8 years एंड 10 years। यकीन मानो ये काम की चीजें हैं। मैं आपको बता दूं इसमें 5 years यूज नहीं होगा, 8 years यूज नहीं होगा, ये 10 years वाला यूज होगा हर सवाल में। क्यों? क्योंकि हमारा 3 सिचुएशन बन सकता है। फर्स्ट सिचुएशन इज 25 years, सेकेंड सिचुएशन इज 15 years, थर्ड सिचुएशन इज 18 years। पहला सिचुएशन नो कॉल नो पुट, नो कॉल नो पुट। दूसरे वाली सिचुएशन में कॉल एक्सरसाइज होगा, तीसरे वाली सिचुएशन में पुट एक्सरसाइज होगा। तो आपको यहाँ पे रेट्स क्या क्या कंसिडर करनी होगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 10% की तो 8% की, तो वो 10 साल पूरा यूज होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू 9%, तो 9 के लिए आपकी 5% भी रेलिवेंट है, आपकी 8% भी रेलिवेंट है और आपकी 10% भी रेलिवेंट है। कैसे? वो इस वजह से क्योंकि अगर आप 25 इयर्स चलते हो तो 25 इयर्स में आपका 8% पे भी 10 साल बीतेगा, 9% पे भी 10 साल बीतेगा, तो 10 उस वजह से यूज होगा। एंड अगर आप 15 इयर्स चलते हो तो 5 वाला यूज होगा, 18 इयर्स चलते हो तो 8 वाला यूज होगा। फिर अगर आप 10% वाली बात पकड़ो तो ना उसमें 8 इयर्स यूज होगा ना 10 इयर्स यूज होगा, उसमें यूज होगा तो सिर्फ अपना 5 साल वाला यूज होगा, वो होगा 25 इयर्स वाले केस में। यानी देखा जाए तो इस सवाल में जो काम के हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूं। सो काम के हमारे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है वो ये है, ये तीनों काम के और ये वाला काम का है। सो 4 एडिशनल वैल्यूज दी हुई यहाँ पे जो अपने काम आने वाली नहीं थी। ये गजब का चीज था, मजा आया इसको देख करके मुझे। और मैं भी इस तरह का सवाल फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूं, मुझे इसका कोई सोर्स भी नहीं मिला, तो मैं अपने हिसाब से इसका सॉल्यूशन पेश कर रहा हूं। हो सकता है मेरा सॉल्यूशन रॉन्ग हो, याद रखना, लेकिन अगर राइट हुआ तो मजे आ जाएंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन को आप देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाला जब ये मैच्योरिटी तक चल जाएगा तब। तो उस केस में पूरे 25 साल ये बॉन्ड हमको सर्विस देगा। 25 इयर्स बाद में ये हमको मैच्योरिटी वैल्यू विच इज 1 लाख रुपीज ये ला करके देगा। सो बेसिकली 1 लाख को हमको 25 इयर्स तक का डिस्काउंटिंग करना है। ये डिस्काउंटिंग करने के लिए पहले 10 साल 8% पे डिस्काउंटिंग, फिर अगले 10 साल डिस्काउंटिंग एट 9% एंड लास्ट के 5 साल 10% पे डिस्काउंटिंग होगी। वही काम हमने यहाँ पे किया है। प्रेजेंट वैल्यू 8% फॉर 10 इयर्स, प्रेजेंट वैल्यू 9% फॉर 10 इयर्स एंड प्रेजेंट वैल्यू 10% फॉर 5 इयर्स। ये हमने काम करके सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू डिटरमाइन करी। टर्न्स आउट कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है 12,148 रुपीज। इसके बाद आता है अपना वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ इट इज कॉल्ड आफ्टर 15 इयर्स।
15 साल बाद अगर ये कॉल होगा तो जो भी कॉल वैल्यू होगा जो कि 1,01,000 रुपीज है ये हमको मिलेगा 15 साल बाद ही। ऐसे में आफ्टर 15 ईयर्स अगर हमको पैसे मिल रहे हैं तो डिस्काउंटिंग नीड्स टू बी हैपेंड या डिस्काउंट इज नीडेड टू बी हैपेंड फॉर ओनली 15 ईयर्स। तो हम पहले 8% को 10 साल के लिए यूज करेंगे एंड फिर 9% को यूज करेंगे फॉर ओनली 5 ईयर्स। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर। हमने इसको किया और इसका प्रेजेंट वैल्यू आया 30,404। फिर थर्ड वाले में आते हैं, जब बॉन्ड पुट करके हमको सरेंडर करना है और पुट में हमको टोटल 80,000 रुपीज ही मिलेंगे। सो पुट वैल्यू आप देख सकते हैं 80,000 हमने कंसिडर किया। अब यहाँ पे हमको टोटल 18 इयर्स तक के लिए डिस्काउंटिंग करनी है। सो फर्स्ट 10 इयर्स 8% पे डिस्काउंट होगा और लास्ट के 8 इयर्स 9% पे डिस्काउंट होगा। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर एंड इसका भी प्रेजेंट वैल्यू किया, इसका वैल्यू आ रहा है 18,000 समथिंग। नाउ इफ यू लुक एट द इंट्रिंसिक वैल्यूज ऑफ ऑल दीज 3 ऑप्शंस, व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज्यादा आए। सो ऐसे में कॉल फीचर इज द बेस्ट फीचर जो हमारे फेवर में वर्क कर रहा है। इसलिए हमने यहां पे लिखा है कि भाई जो कॉलेबल वाला शेयर है, सॉरी बॉन्ड है, उसको सब्सक्राइब करना बेटर है, या फिर कॉल हो जाए तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि उस केस में हमको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। क्लियर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसे बना? सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू कर करके बना। जाहिर सी बात है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को पकड़ना जरूरी था और कॉलेबल पुटेबल एक बार के लिए डराया था। मैं भी जब इस सवाल को फर्स्ट टाइम पढ़ा था रिव्यू के टाइम पे तो मेरे को भी एक बार अजीब लगा था ये, बट बाद में जब सुकून से इसको लेकर के बैठा मैं और सॉल्व करने गया तो फिर ऑब्वियसली सॉल्व हो गया ये आराम से। आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस आंसर, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट दिया है। देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर और अपना आंसर मैच करता है क्या। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 4B में। सो इफ यू विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 4B, तो भाई सवाल क्या कह रहा है? ओहो, ये था म्यूचुअल फंड्स का सवाल। बहुत सिंपल सा सवाल था एंड इस सवाल में यार सबसे बेस्ट पार्ट ये थी कि इन्होंने अननेसेसरीली ना हमको यहाँ पे परेशान एकदम नहीं किया। सिंपल सा सवाल बनाया और बहुत आराम से बना भी। सवाल में दे हैड गिवन अस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल दीज 3 फंड्स एंड दे हैड आल्सो गिवन अस NAV एट द टाइम ऑफ परचेज। सो परचेज का NAV है और परचेज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कितना हुआ ये पता है। इन्होंने पहला सवाल यही पूछा कि नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ। सो ये कैलकुलेट करना आसान है। इसके लिए आप अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय NAV एट द टाइम ऑफ परचेज करेंगे तो यूनिट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद में अपने पास ये आया कि NAV लास्ट दिन इनका क्या चल रहा है वो भी बता दिया और उसके बाद इन्होंने बोला भैया हमें क्लोजिंग NAV का वैल्यू बताओ। यहाँ पे सिर्फ एक ही कैच था, ये जो लास्ट वाला हमारा फंड है गामा, ये एक बोनस प्लान है, यानी यहां पे अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए थे यूनिट्स, उन यूनिट्स पे आपको 10% यूनिट्स बोनस के तौर पे मिले हैं। 1:10 रेशो का मतलब यही होता है। तो आपके जो भी ओपनिंग यूनिट्स थे उस ओपनिंग यूनिट्स में 10% यूनिट्स को आपको ऐड करना था, तब आते क्लोजिंग यूनिट्स और उसको मल्टीप्लाई करना था विथ एंडिंग NAV इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द NAV ऑफ द फंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट। तो ये थोड़ा सा हल्का सा चैलेंजिंग था यहाँ पे और इसमें कुछ खास नहीं था। फिर टोटल यील्ड निकालना था। टोटल यील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्लोजिंग NAV या फिर एंडिंग NAV प्लस डिविडेंड्स माइनस बिगिनिंग NAV डिवाइडेड बाय बिगिनिंग NAV इनटू 100। तो वो वाला फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे हमको इसको कैलकुलेट करना था एंड फिर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना था, जिसके लिए टोटल यील्ड और इफेक्टिव यील्ड को आपस में कंपेयर करके नंबर ऑफ डेज निकाला जा सकता था। अगर मुझे इस सवाल को रेट करना होगा तो मैं कहूंगा बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया था ये एंड इसको सॉल्व करना चाहिए था आप सबको। कैसे होगा? सॉल्यूशन आप सबके सामने है। सो इफ यू लुक यहाँ पे आपके पास में अल्फा, बीटा और गामा दिया हुआ है। अमाउंट आपने कितना इन्वेस्ट किया दिया हुआ है। NAV से डिवाइड किया तो हमें ओपनिंग यूनिट्स मिल गए। हमारे ओपनिंग यूनिट्स में एकदम याद रखने वाली बात है कि जो गामा है उसमें बोनस यूनिट्स भी मिलेंगे। सो अपने को 10% ऑफ द ओपनिंग यूनिट्स व्हिच वर 15,000 वो अपने को मिलेंगे एज बोनस एंड यहाँ पे हमारे पास में क्लोजिंग यूनिट्स आ गए। ठीक है, सो नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम अपने पास में आ गया फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को बोला कि इसका NAV निकालो। सो अपने पास क्लोजिंग यूनिट्स है, इन क्लोजिंग यूनिट्स को क्लोजिंग NAV से मल्टीप्लाई करना था इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अवर NAV एज ऑन 31 मार्च 2025। अगेन दिस वाज वेरी वेरी इजी। टोटल यील्ड निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एंडिंग NAV प्लस डिविडेंड्स माइनस बिगिनिंग NAV डिवाइडेड बाय बिगिनिंग NAV इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला हमने अल्फा, बीटा और गामा के लिए यूज किया। रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। अल्फा के लिए रिजल्ट आएगा 2.11%, बीटा के लिए -7.62% एंड गामा के केस में 19.1% का। फिर लास्ट में अपने को पूछा नंबर ऑफ डेज का। भाई जी मैं फिर बता देता हूं, जितनी भी चीजों को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑब्वियसली उसका डिस्कशन थोड़ा सा क्विक कर रहा हूं, बट ऑल ऑफ दिस कैन बी डाउनलोडेड एज वेल एज चीजों को आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ, बट हर चीज को अगर आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑब्वियसली वीडियो को पॉज कर करके खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं।
हालांकि अब उसका कोई खास यूज नहीं है, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मुला लगेगा टोटल यील्ड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव यील्ड इनटू 365 डेज। जस्ट इन केस यू आर थिंकिंग कि ये भी कोई फॉर्मुला था क्या, हम तो कॉपी में नहीं लिखा था, तो ये कोई अलग से फॉर्मुला नहीं है। इफेक्टिव यील्ड के फॉर्मुले को ही हमने थोड़ा छेड़छाड़ करके इस फॉर्मुले को बनाया है, तो इस फॉर्मुले में कुछ भी यूनिक नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ डेज जो मेरे हिसाब से आ रहा है वो आ रहा है 71 डेज फॉर अल्फा, बीटा के लिए आ रहा है 210 डेज एंड गामा के लिए आएगा 341 डेज। तो ये आना चाहिए अपने पास में नंबर ऑफ डेज फॉर ऑल दीज थ्री फंड्स। ये है अपने लिए क्वेश्चन डन। आगे अपने बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5A में। सो क्वेश्चन नंबर 5A की अगर अपने बात करें तो 5A में क्या था, 5A में अपने को यहाँ पे बोला था कि देयर आर टू कंपनीज, एक कंपनी का नाम है ओमेगा और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है वर्टेक्स। इन लोगों की अपने पास में अनलेवरेज बीटास दी हुई थी। अनलेवरेज बीटा को लेवरेज बीटा में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है विच इज बीटा लेवरेज्ड इज इक्वल टू बीटा अनलेवरेज्ड इनटू 1 प्लस डेट इक्विटी। तो वो वाला फॉर्मूला लगा करके, और यहाँ पे डेट इक्विटी भी दिया हुआ था, तो इन दोनों की मदद से हमको लेवरेज बीटा निकालना था। इंटरेस्टिंगली ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अपने को ये बोला कि CAPM भी लगा दो। तो CAPM लगाने के लिए अपने को एक चाहिए RM जो कि दिया हुआ था 14.5%। दूसरा अपने को चाहिए था RF निकालना। यहाँ पे हल्का सा मेहनत था। यहाँ पे आपके पास कूपन रेट था, सो कूपन रेट को आप अपने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके कूपन का अमाउंट निकालते, फिर उसको डिवाइड करते बाय द प्राइस ऑफ द रिस्क फ्री एसेट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द YTM ऑन दिस रिस्क फ्री सिक्योरिटी। तो इससे RF निकल जाता, खैर वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और फिर आप CAPM अप्लाई करते बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। फिर अपने आते हैं लास्ट में ओवर परफॉर्मेंस या फिर अंडर परफॉर्मेंस पे। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न के मुकाबले एक्चुअल रिटर्न क्या आया। तो अगर आपका एक्चुअल रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा आया देन यू आर ओवर परफॉर्मिंग, एंड अगर कम आया तो अंडर परफॉर्मिंग हो आप। अब इसको कैसे सॉल्व करना था आइए देख लेते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लेवरेज बीटा का फॉर्मूला लिखा है। लेवरेज बीटा इज इक्वल टू अनलेवरेज बीटा इंटू 1 प्लस डेट इक्विटी। इसमें अगर टैक्स रेट होता तो इंटू 1 माइनस टी भी यूज हो जाता इसमें, बट खैर वो नहीं था तो टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे अपने को लेवरेज बीटा निकालना है फॉर ओमेगा। हमने निकाला, रिजल्ट आया 1.44। इसके लिए हमने अनलेवरेज बीटा ऑफ ओमेगा लिया एंड ऑब्वियसली 1 प्लस डेट इक्विटी लिया। डेट इक्विटी का वैल्यू था 0.60, सो ऑब्वियसली वो इमीडिएटली यहाँ पे अप्लाई हो गया। ऐसे ही वर्टेक्स के लिए भी हमने कैलकुलेशन किया, रिजल्ट आया 1.558। इसके बाद हमने RF निकाला। RF के लिए जैसे मैंने कहा था यू विल हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट योर कूपन वैल्यू। कूपन वैल्यू इज 100 का 6.5% यानी 6.5 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी विच इज 95 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर RF। RM ऑलरेडी दिया हुआ था सवाल में 14.5% का। फिर क्या था, फिर बस हम लोग को यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हमने फॉर्मुला यूज किया है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, और ऑब्वियसली इससे एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। लास्ट में हमको ओमेगा और वर्टेक्स के लिए बात करना था कि कौन सा ओवर परफॉर्मिंग है या फिर अंडर परफॉर्मिंग है। सो अगर हम ओमेगा की बात करें तो इस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 17.87% का, जबकि एक्चुअल रिटर्न सिर्फ 16% ही आया। तो यहाँ पे आप अपनी एक्सपेक्टेशन से खराब किए, इसको हम अंडर परफॉर्मेंस कहते हैं। वहीं पे वर्टेक्स की बात करें तो एक्चुअल जो परसेंटेज आया वो आया अपने पास में 20% का, जबकि एक्सपेक्टेड रिटर्न था 18.77। यू डिड बेटर, सो जाहिर सी बात है इट विल बी कंसिडर्ड एज ओवर परफॉर्मेंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। 5 मतलब 5 का A फॉर यू। फाइव के बी में चलेंगे। 5 का बी एकदम देखा देखा सवाल लग रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये सवाल था, जहां पे दे हैड गिवन यू पोर्टफोलियो वेट्स, दे हैड गिवन यू बीटा, दे हैड गिवन यू एक्सपेक्टेड रिटर्न और फिर टोटल वेरिएंस भी दिया हुआ था। सवाल में सिस्टमैटिक रिस्क, रेजिडुअल वेरिएंस वो सब कैलकुलेट करना था, जिसको हमने यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा करके दिखाया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने पोर्टफोलियो बीटा निकाला। पोर्टफोलियो बीटा के लिए हमने क्या किया, बीटा ऑफ एवरी शेयर इनटू इट्स रेस्पेक्टिव वेट। तो वेट इनटू बीटा करके हमने इसका कैलकुलेशन किया, हमारे पास पोर्टफोलियो बीटा आया 0.755। फिर सिस्टमैटिक रिस्क के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया वेयर वी विल हैव टू टेक बीटा ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, उनका स्क्वायर करना है और फिर उसको वेरिएंस ऑफ द मार्केट से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैड डन हियर। एंड इसके बाद हमारे पास इन सब के सिस्टमैटिक रिस्क के वैल्यूज आ गए। सिस्टमैटिक रिस्क के अगर वैल्यूज आ जाते हैं तो आप अपने रेजिडुअल वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए टोटल वेरिएंस में से सिस्टमैटिक रिस्क को माइनस कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैड डन, और हमारे पास रेजिडुअल वेरिएंस के भी वैल्यूज यहाँ पे आ गए। लास्ट में अपने को यहाँ पे पोर्टफोलियो वेरिएंस कैलकुलेट करना था। इस पोर्टफोलियो वेरिएंस की कैलकुलेशन में 3 एसेट्स इन्वॉल्व थे, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी लगा। एंड वो फॉर्मूला लगाने के बाद
आफ्टर इंसर्टिंग ऑल द वैल्यूज हमारा यहाँ पे रिटर्न आया 3.34%, यानी आपका जो पोर्टफोलियो का वेरिएंस है वो आया 3.34% फाइनली। एंड ऑब्वियसली इसमें हमने पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये दोनों ही क्वेश्चंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से थे एंड आई होप आप इनको अच्छे से बना पाए। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6A में। क्वेश्चन नंबर 6A की अगर हम बात करें तो इस सवाल में अपने को ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स देखने को मिला। डेरिवेटिव्स डिफिकल्ट एकदम भी नहीं था ये वाला सवाल। मैं आपको पहले भी कहा था कि एक सवाल आपका आएगा डेरिवेटिव्स में जहां पे दे विल आस्क यू कि भैया वेटेड एवरेज ऑफ बीटा बताओ, फिर उसके बाद में ये बताओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कैसे कर सकते हैं, ये बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हर कंपनी के डिस्पोज करने पड़ेंगे और कितने निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदना या बेचना पड़ेगा। एकदम क्लासिकल सवाल है, हर टर्म पे इस तरह का सवाल पूछता है, इस बार भी पूछ लिया था। सवाल अगर देखें तो एकदम भी डिफिकल्ट नहीं था। नंबर ऑफ शेयर्स वर गिवन, करंट मार्केट प्राइस वाज गिवन, इससे आप वैल्यू निकाल सकते थे, वैल्यू से वेट्स और फिर बीटा भी दिए हुए थे, तो इससे आपका पोर्टफोलियो बीटा बड़ा आराम से निकल जाता। फिर आपको इसको मैनेज करके लेके आना था 0.975 करने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा जा सकता था by selling a portion of your portfolio and buying government securities, ये काम किया जा सकता था, या फिर मैं निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट करके भी ये काम किया जा सकता था। निफ्टी की वैल्यू दी हुई थी 24,375 और निफ्टी के एक एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 यूनिट्स की बात कही गई थी। तो ये सब हमको कंप्यूट करना था। देखिए कैसे किया हमने। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं वेटेड एवरेज बीटा हमने निकाला एंड आई एम श्योर जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसका वेटेड एवरेज बीटा 1.3 आया होगा। हर किसी का आया होगा, गलती नहीं होती है यहाँ पे यूजुअली। 1.3 का वेटेड एवरेज बीटा आया। फिर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारा बीटा टारगेट क्या और हमारा अभी बीटा का पोर्टफोलियो क्या है, जिससे हमें ये पता चला कि हम जिस भी लेवल पे अभी खड़े हैं वहां से हमको 75% पे पहुंचना है। 75% पे पहुंचने का मतलब होता है आपको 25% एसेट्स को बेच करके उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद रिस्क फ्री एसेट्स। ऐसे में 7500 लाख का आपका टोटल पोर्टफोलियो था, उसका 25% आपको रिस्क फ्री एसेट में डालना जरूरी था, तो आपने ये काम करा। सो आपने एग्जिस्टिंग रिस्की स्टॉक्स को बेचा और उसके जगह रिस्क फ्री सिक्योरिटी को भर्ती किया। दूसरा तरीका, अच्छा यहाँ पे फिर इसी में आपने को पूछा कि बताओ इस चक्कर में कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे, तो बहुत सिंपल था, आपको 75% एक्सपोजर लेवल पे आना है तो 25% एक्सपोजर कम करना है। मैंने तो ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं करी, मैंने सीधा हिसाब लगाया कि हमारे पास जो 3 शेयर थे उन सबके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स क्या थे और इन सभी में से हमको 25% को रिड्यूस करना है। सो 25% जो भी था 25% हमने कैलकुलेट किया फॉर ऑल द 3 सिक्योरिटी नेम्स। लास्ट में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सोल्ड निकालना था अपने को, जहां पे फॉर्मूला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। एंड इसमें हमने बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो लिया, बीटा ऑफ द टारगेट लिया, डिवाइड किया बाय लॉट साइज और फॉरवर्ड की वैल्यू, और इसके बाद हमारा जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का आंसर आया वो आया 100 कॉन्ट्रैक्ट्स का। सो दिस इज हाउ वी कुड हैव सॉल्व्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6B में। 6 का बी ये रहा। दिस क्वेश्चन, सॉरी 7 के ए में आ गए अपने, 6 का बी पहले देख लेते हैं। 6 का बी ये रहा। यहाँ पे अपने को बोला कि अपने पास में एक शेयर है, करेक्ट, इसके 3 महीने का कॉल का प्रीमियम चल रहा है 30 रुपीज करके, कॉल का प्रीमियम। शेयर प्राइस 560 चल रहा है जबकि एक्साइज प्राइस चल रहा है 590। फिर इसका रेंज 540 से 640 के बीच में रहेगा, ये अपने को बोला। और फिर इसका एक्सपेक्टेड प्राइस और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई थी। पहला अपने को बोला कि एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकालो विच इज फेयरली इजी टू कैलकुलेट। नंबर 2 बोला कि कॉल का ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा अगर ये एक्सरसाइज प्राइस पे ही प्रिवेल करे तो अगर ये एक्सरसाइज प्राइस पे ही प्रिवेल करेगा तो ये 0 वैल्यू पे रहेगा, ये हम सबको पता है। और फिर ऑप्शन का हमको एनालाइज करना है, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट आई वुड से एक्सपेक्टेड प्राइसेस गिवन। एंड फिर अपने को बोला था एसेस द प्राइस कोटेड एट द स्टॉक एक्सचेंज टू वैल्यू द कॉल ऑप्शन। ओके, दिस इज नाइस। अपने पास ये जो डिफरेंट एक्सपेक्टेड प्राइसेस थे इसके हिसाब से हमको कंप्यूटेशन करना था ऑफ द कॉल ऑप्शन एज वेल। पहला हमको सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू पे करना था और दूसरे वाले पे हमको नंबर सारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करना था। कैसे होने वाला था ये सवाल, आइए देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकाल लिया, दिस वाज वेरी इजी। आपके पास शेयर प्राइस दिया हुआ था और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करना था, कैलकुलेशन करना था, इसमें कुछ नहीं लगा। दूसरा वैल्यू ऑफ कॉल, जब हमारा स्ट्राइक प्राइस और हमारा एक्सरसाइज प्राइस बराबर हो जाए तब क्या होता है, देन इट इज निल, तो उस केस में 0 वैल्यू होने वाला था फॉर सेकंड नंबर ऑप्शन।
थर्ड वाले में आप देखिए हमने कैसे कैलकुलेशन किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकाला, लेकिन अलग अलग कैलकुलेशन किया फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस। तो आप देख सकते हैं कुछ प्राइसेस के लेवल पे तो अपना एक्सरसाइज प्राइस मीट ही नहीं हुआ, 590 का एक्सरसाइज प्राइस था, तो जाहिर सी बात है वहां पे अपना कॉल का कोई भी वैल्यू एक्सरसाइज नहीं हुआ। और जहां जहां हमारा कॉल का कोई पे ऑफ आ रहा था उसको हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल लिया। सो एक्सपेक्टेड पे ऑफ आया 17 रुपीज का इस वाले तरीके से। और जो अपने को कॉल ऑप्शन का सीधा सीधा कैलकुलेशन करना था कि भैया ये वैल्यू जो 17 रुपीज का आएगा इसको कैलकुलेट करने के लिए प्राइस क्या हो जाना चाहिए। अगर डायरेक्ट ही प्राइस हम देखें तो डायरेक्ट प्राइस होना चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल प्लस एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल था 70 रुपीज, एक्सरसाइज प्राइस था 590 का, तो अपना दोनों मिला के 607 रुपए ये पहुंचना चाहिए था। मैं इसका 4 नंबर जब आपको समझा रहा था तो इस चीज को इलेबोरेट नहीं कर पाया कि एक्चुअली पूछ क्या रहा था, मैं थोड़ा हड़बड़ मचा दिया। बट ये सवाल जो 4th नंबर था वो एक्चुअल में आपको यही पूछा था कि वो प्राइस बताओ शेयर का जहां पे आपका जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है वो ऊपर 3 नंबर में जो आया वो आ जाएगा। तो ऊपर में जो अपना कॉल का वैल्यू आया वो आया 17 रुपीज। सो यहाँ पे 17 का आपको पे ऑफ तब मिलेगा जब वो 590 के ऊपर 17 रुपए पहुंच जाए, यानी 607 रुपीज पहुंच जाए। सो इफ द स्टॉक रीचेस 617 तभी जाकर के आपको 17 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता। तो ये था डेरिवेटिव से अगेन एक क्वेश्चन। अगर मुझे कोई पूछेगा क्वेश्चन नंबर 6 और 6 भी मिला करके डेरिवेटिव्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई वुड से इट वाज वेरी इजी। दोनों बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मजेदार क्वेश्चंस थे। फाइनली अपने अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7A और 7B में। क्वेश्चन नंबर 7A और 7B की अगर हम बात करें तो यार ये दोनों फॉरेक्स के क्वेश्चंस थे। 7A में यहाँ पे अपने को बोला था कि एक इंपोर्टर है जिसको 5 लाख यूएसडी चुकाना है, 5 लाख यूएसडी चुकाना है 3 मंथ्स बाद में। तो अपने को स्पॉट प्राइस दिया हुआ था INR में, एंड यहाँ पे अपने को फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ था। इंटरेस्टिंगली ये सवाल थोड़ा सा अतरंगी क्यों हो गया, यहाँ लिखा USD बाई INR बट एक्चुअली इट वाज रूपी बाई डॉलर। सिमिलरली यहाँ पे यूरो बाई USD लिखा था, एक्चुअली इट वाज डॉलर बाई यूरो। आप कहेंगे हैं ये हम कैसे पकड़ते, ये आपको इस बात से पकड़ना था कि भाई जो रेट अपने को दी हुई थी वो रेट थी 83.20। सो रेट थी रूपी बाई डॉलर के फॉर्म में, भले लिखा हो डॉलर बाई INR, इट वाज एक्चुअली रूपी बाई डॉलर। पहला बात। सिमिलरली ये वाला अगर यूरो बाई USD लिखा होता तो ये भी डॉलर बाई यूरो होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला इधर मेरे को लगता है कई लोग गलती किए होंगे, 20% लोग या 25% लोग इसी जगह पे फंस गए, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, बाकी बच्चे जो आगे बढ़े उनको यहाँ पे 5 लाख US डॉलर्स का ऑब्वियसली स्पॉट रेट वर्सेस फॉरवर्ड रेट का इंतजाम करना था। एंड फिर अपने को यहाँ पे कॉल ऑप्शन भी बोला था कि कॉल ऑप्शन भी मिल रहा है 84 की स्ट्राइक पे, उस पे प्रीमियम लग रहा है 0.9 का। तो अपने यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें, कुछ तो कौन सा तरह का हेजिंग करें। तो उसमें पहला हेजिंग था फॉरवर्ड हेजिंग, जो कि यार बहुत ज्यादा सिंपल है। फॉरवर्ड हेजिंग में हमको फॉरवर्ड रेट था 84.1 का, 5 लाख डॉलर्स हमको पे करना था। सो 84.1 इंटू 5 लाख डॉलर्स आपका स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड हेज का अमाउंट आ जाता। तो ये वाला इजी था। दूसरा बोला कॉल ऑप्शन का स्ट्रैटेजी बताओ। तो कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी में यहाँ पे ध्यान देना, दैट आस्क यू मैक्सिमम कितना पैसा लगेगा। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि आपका कॉल 84 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर रूपी बाई डॉलर 89 भी चला जाता तो आपको कोई टेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि 84 के ऊपर आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, बट 84 तक तो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा ना। तो 84 रुपीज करके आपका सेटलमेंट अगर हो तो आप मैक्सिमम रुपी आउटफ्लो फीचर आउट करेंगे। प्लस ध्यान रखना प्रीमियम भी लग रहा था हमारा। तो इफेक्टिवली द रेट वाज 84.9 रुपीज। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन कर लें 84.9 के हिसाब से 5 लाख डॉलर्स पे, तो वो बड़े आराम से हो जाता। 1 2 मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन तीसरा नंबर घुमाया भैया। तीसरा नंबर अपने को बोलता है क्रॉस करेंसी रूट ले लो, यानी कि यूरो अमाउंट आपको कितना रिक्वायर्ड होगा और फिर INR में आपका आउटफ्लो क्या होगा इन 3 मंथ्स, ये बताओ यूजिंग फॉरवर्ड रेट। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। तो इधर में तीसरे वाले में क्या हो रहा है, पूरा कहानी चेंज होगा। आप डे 1 पे डॉलर्स के जगह यूरो में अपना इनवॉइसिंग करवाएंगे, एंड लास्ट डे पे या 3 महीने बाद में आप रूपी बाई यूरो का क्रॉस रेट पता करना चाहेंगे। मेरे हिसाब से ये ऐसे ही बनेगा। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सॉल्यूशन, बट मेरे हिसाब से रूपी बाई यूरो का एक फॉरवर्ड क्रॉस रेट निकालना जरूरी था और उसके हिसाब से इसका सेटलमेंट करना चाहिए था। कितना ट्रिकी, भयंकर ट्रिकी, बहुत कुछ आ गया इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है टू एग्जीक्यूट, बट एग्जाम में सीधा आ जाए इस तरह का और आप चमक जाओ, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसकी। सो 7A इतना इजी नहीं था, फिर भी मैं अपने हिसाब से सजेस्टेड आंसर आपके सामने रख रहा हूं। सो 7A में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो फॉरवर्ड है हमने किया, विच वाज वेरी सिंपल। फॉरवर्ड का रेट है 84.1, तो 84.1 इंटू 5 लाख इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी नीड टू पे अंडर फॉरवर्ड हेज। तो उसका वैल्यू आ रहा है 420.5 लाख। ठीक है, फिर आया अपना इन केस ऑफ
ऑप्शंस। सो ऑप्शंस में याद रखिए 84 हमारा स्ट्राइक प्राइस है, तो 84 के ऊपर तो हमको लगेगा ही नहीं। 84 इज द बेस्ट प्राइस दैट वी विल गेट, और आई वुड से वर्स्ट प्राइस दैट वी वुड गेट। इसके ऊपर अपने को प्रीमियम लगेगा 0.9 करके, सो इफेक्टिवली इट बिकेम 84.9। सो मैक्सिमम रूपी आउटफ्लो टर्न्ड आउट टू बी 84.9 इंटू 5 लाख। आप कंफर्म कर लेना, वैल्यू आएगा 424.5 लाख। फिर आया थर्ड नंबर, जिसमें हमको अपना शुरुआत में ही डॉलर से एक्सपोजर हटा करके यूरोज में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, अब ये ध्यान दे देना, पूरा अच्छे से आपको देखना पड़ेगा सब कुछ। सबसे पहले आप देखिए, हमारा डॉलर टर्म्स में जो इनवॉइस था वो था 5 लाख डॉलर्स का। तो हमने यूजिंग स्पॉट रेट ऑफ डॉलर एंड यूरो हमने इसको कन्वर्ट किया इनटू यूरोस। तो यूरोस पे इसकी वैल्यू आई 4.545454 लाख। तो ये कैसे आया, बहुत सिंपल है। स्पॉट डॉलर बाई यूरो की रेट दी हुई थी 1.1, तो जाहिर सी बात है डॉलर टू यूरो हमने कन्वर्ट किया, तो डॉलर में वैल्यू 5 लाख थी लेकिन यूरोस में थोड़ी कम हो गई, इट बिकेम 4 लाख समथिंग समथिंग समथिंग। तो इनवॉइसिंग ही हमने किस में करा ली, इन यूरोस करा ली। फिर आगे हमको रूपी बाई यूरो का एक क्रॉस रेट चाहिए होता इन फॉरवर्ड टर्म्स, यानी 3 महीने बाद। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने 3 महीने बाद का रूपी बाई डॉलर लिया और 3 महीने बाद का डॉलर बाई यूरो लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके क्रॉस रेट निकाल लिया। दैट क्रॉस रेट टर्न्ड आउट टू बी 94.192 रुपीज पर यूरो। इस क्रॉस रेट पे हमने अपना सेटलमेंट कंप्लीट किया। हमको 4 पॉइंट समथिंग समथिंग का पेमेंट करना था यूरोज में, 4.545454 लाख का। इस पे अपना जो रेट आ रहा था वो आ रहा था 94.192। तो जाहिर सी बात है हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमको पता चल गया कि इसमें हमारा एक्सपोजर लेवल क्या है। अब तीनों एक्सपोजर लेवल हमारे पास आ चुके थे, तो ऐसे में फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला कौन सा बेस्ट था, तो भैया सबसे बेस्ट था फॉरवर्ड हेज, क्योंकि उसमें पेमेंट सबसे कम जा रहा था। एंड जाहिर सी बात है इसमें फॉरवर्ड हेज वाज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसमें एक और बात थी कि आपका फाइनल रिजल्ट आपके लास्ट डे के जो करेंसी की मूवमेंट है या करेंसी का प्राइस है उस पर फर्क नहीं पड़ता। आपके तीनों ही केस में आपका सिचुएशन डील डन हो गया। इन फर्स्ट केस यू क्लोज्ड योर पोजीशन, आई वुड से फिक्स्ड योर पोजीशन यूजिंग फॉरवर्ड हेज। दूसरे वाले में ऑप्शंस में आपको पता था मैक्सिमम आपका कितना पैसा लग जाएगा, ऑल्दो इट वाज नॉट टोटली फिक्स्ड, लेकिन पता चल गया था। एंड थर्ड वाले केस में हम लोगों ने अगेन फ्रीज कर दिया थ्रू अ क्रॉस rate of forward contract. So cross rate of forward contract is also a forward commitment. उस केस में भी आपका एक्सपोजर वैल्यू सील हो गया। तो ऐसे में यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का जवाब यही है कि भैया तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्राइस चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारे लिए बेस्ट जो काम था वो था फॉरवर्ड हेज कर लेने का। क्लियर? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7A। मेरे हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन ये है फॉर 1 to 4 क्वेश्चंस। बाद बाकी इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स का वेट करना चाहिए। लास्ट में हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, विच वाज क्वेश्चन नंबर 7B। ये क्या क्वेश्चन था? 7B वाज अ वेरी बच्चा क्वेश्चन, जहां पे अपने को बोला कि भैया इंडिया और यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रियल रेट दिया है इंडिया का 1.2%, यूएस का दिया हुआ 1.5%, जबकि इनके इन्फ्लेशन के रेट्स दिए हुए हैं। इंडिया के इन्फ्लेशन के रेट 6 महीने के 2 रेट्स दिए हुए थे, एक 6.3 और एक 6.8। फिर ये लाइन बोला था कि इसका एवरेज कर लेना इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर द एंटायर ईयर। तो 6.3 और 6.8 का एवरेज होता है 6.55 एंड वो हम लोग को हमारा इन्फ्लेशन रेट पकड़ना था। बाद बाकी यूएस में इन्फ्लेशन रेट था 2.4% का। जाहिर सी बात है हम यहाँ पे इन्फ्लेशन और हमारी रियल रेट को यूज करके नॉमिनल रेट्स निकाल सकते थे, वो हमारे को रिक्वायरमेंट था। वो पहला क्वेश्चन यही पूछा था। फिर आगे ऑब्वियसली स्पॉट एक्सचेंज रेट अपने को दिया हुआ था, तो स्पॉट के हिसाब से हमको फॉरवर्ड रेट निकालना था। 1 एज पर IRP यानी इंटरेस्ट रेट पैरिटी, एंड नंबर 2 एज पर परचेसिंग पावर पैरिटी। तो ये कैसे होने वाला था, तो आप देख सकते हैं इसको हमने पूरा तरह से कैसे किया। सबसे पहले हमने नॉमिनल रेट निकाला। नॉमिनल रेट के लिए हमने फॉर्मुला यूज किया 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन माइनस 1। अब इधर मेरे को नहीं मालूम, इंस्टीट्यूट हो सकता है सिर्फ रियल प्लस नॉमिनल कर दे, मतलब रियल प्लस इन्फ्लेशन कर दे, मतलब ये फैक्टर बना के ना करे। तो अगर ऐसा होगा तो भैया हमारा आंसर ऑब्वियसली इनसे बहुत डिफरेंट हो जाएगा। पर इंस्टीट्यूट ये भी कर सकता है, ये करेगा तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होगा। कायदे से हमको ये वाला फॉर्मुला लगाना चाहिए 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन माइनस 1। इसको यूज करके नॉमिनल रेट इन इंडिया टर्न आउट टू बी 7.83% एंड यूएस में नॉमिनल रेट टर्न आउट टू बी 3.94%। सॉल्व करने के बाद फिर हमको यहाँ पे फॉरवर्ड रेट निकालना था एज पर IRP इंटरेस्ट रेट पैरिटी, करेक्ट। तो उसके लिए हमने फॉर्मुला लगाया स्पॉट रेट इंटू इंडिया का रेट ऊपर डिवाइडेड बाय डॉलर का रेट नीचे। सो इंडिया का नॉमिनल रेट ऊपर, डॉलर का नॉमिनल रेट नीचे। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया अपना फॉरवर्ड रेट एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी। फॉरवर्ड रेट पैरिटी वापस हमने कैलकुलेट किया
फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट किया एज पर परचेसिंग पावर पैरिटी। यहाँ पे फॉर्मूले में rather than using a nominal interest rate, you rather use inflation rates here. So inflation rate of rupee to be taken in the numerator and denomination to be taken in the डॉलर टर्म्स, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, इन्फ्लेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, तो यहाँ हमने फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर लिया एज पर परचेसिंग पावर पैरिटी एज वेल, विच टर्न्ड आउट टू बी 85.84। क्लियर, बस यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7B। एंड इसके बाद कोई भी क्वेश्चन और बचा नहीं, थ्योरी बचा ऑब्वियसली, पर उसको हम सजेस्टेड आंसर के एम्बेट में कवर नहीं कर रहे हैं। सो दिस वाज इट, इतना ही था। एंड आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंसाइटफुल लगा। अगर लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसका एसएफएम का या तो एग्जाम है आने वाले टर्म में, यानी कि अब कौन से टर्म में, दिसंबर 25 में, या फिर मैं जून 25 में दिया था और सजेस्टेड आंसर का इंतजार है, तो दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। बाद बाकी चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाओ, बिकॉज दिस इज वेयर वी ब्रिंग यू एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर सीएमए। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।